आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 3 धातु और अधातु अभ्यास के सभी प्रश्न समझ के साथ करने वाले हैं। जहां समझना उचित होगा समझते हुए प्रश्न का उत्तर संपन्न करेंगे। प्रारंभ में कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जिसे हम लोग समझते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो आपको 4 विकल्प एनसीईआरटी बुक में दिखाई देंगे। इसमें सही उत्तर होगा AgNO3 अर्थात सिल्वर नाइट्रेट तथा कॉपर धातु युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये बहुत बार प्रश्न आ चुका है, आपको याद रखने की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 2, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो उत्तर होगा लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। देखिए ये बहुत ही टेक्निकल टाइप प्रश्न है। क्यों है मैं समझाता हूँ। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर ग्रीस भी लगाया जाता है, पेंट भी किया जाता है और जिंक की परत भी चढ़ाई जाती है। किंतु यहाँ प्रश्न है फ्राइंग पैन। ये समझिएगा, फ्राइंग पैन मतलब तवा जिसे गर्म किया जाता है। तो गर्म करने पे पेंट जल जाएगा, ग्रीस जल जाएगा, किंतु जिंक की परत ही एक ऐसी विधि यहाँ उपयुक्त है जो की जा सकती है। तो आंसर यही आप कीजिएगा, जिंक की परत चढ़ाकर। प्रश्न नंबर 3, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? प्रश्न समझ रहे होंगे। चलिए उत्तर इसका समझते हैं। कैल्शियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है जिसका गलनांक उच्च होता है। प्रश्न नंबर 4, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि? यहाँ भी आपको कुछ विकल्प मिलेंगे। उत्तर होगा खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप लगा होता है क्योंकि टीन जिंक के बजाय कम अभिक्रियाशील है। प्रश्न नंबर 5, ये प्रश्न जो है, अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपको एक हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच दिया गया है। 2 प्रश्न हैं। ए नंबर है, इनका उपयोग कर धातुओं एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं? तो चलिए इसका उत्तर समझते हैं। ये उत्तर इस तरह से लिखेंगे, दिए गए उपकरणों से चित्रानुसार एक परिपथ बनाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है हथौड़ा, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच। तो इसको इस तरह से हम जोड़ लेंगे और यहाँ पर ए तथा बी 2 भाग जो है ये कटा हुआ है यहाँ पर। अब दिए गए नमूनों को ए तथा बी जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ए तथा बी बिंदुओं को जोड़ेंगे। जिस नमूने से बल्ब जले उसे अलग श्रेणी में रखेंगे और जिस नमूने से बल्ब नहीं जले उसे दूसरे श्रेणी में रखेंगे। अगले चरण में बल्ब जलाने वाले नमूनों पर बारी बारी से प्रहार करेंगे, जो हथौड़ा दिया हुआ है उससे, और जो नमूना नहीं टूटे उसे धातु की श्रेणी में रखेंगे और जो शेष नमूने बचेंगे उन्हें अधातु समझेंगे। देखिए यहाँ पर ए तथा बी कटा हुआ है और बैटरी यहाँ जुड़ी हुई है, यहाँ बल्ब है, ये तार है। तो यहाँ पर नमूना जब रखेंगे तो यहाँ कनेक्शन AB का बनेगा। तो जो धातु होगा वो धातु विद्युत का चालन करता है, तो ये बल्ब क्या होगा, जल जाएगा। किंतु कुछ ऐसे भी अधातु हैं जो विद्युत का चालन करते हैं, जैसे ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट अगर होगा तो वो धातु होते हुए भी बल्ब को जला देगा। फिर भी जो जलाने वाले हैं उसे एक कैटेगरी में रखेंगे और जो जलाने वाले नहीं हैं उसे दूसरे कैटेगरी में रखेंगे। अब क्या करेंगे अगले चरण में कि जो नमूने बल्ब को जलाए हैं उस पर बारी बारी से हथौड़ा से प्रहार करेंगे। और हम जानते हैं कि धातु का गुण होता है कि हथौड़े का वार वो सहन कर लेता है, जिसे आघात वर्ध्य कहते हैं। तो जब यह हथौड़ा ग्रेफाइट जैसे अधातुओं पर चोट किया जाएगा तो वो चूर चूर हो जाएगा, किंतु धातु चूर चूर नहीं होंगे। इस प्रकार हम धातु की पहचान कर लेंगे।
बी नंबर प्रश्न, धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिताओं का आकलन कीजिए। तो यह परीक्षण धातु अधातु विभेदन में काफ़ी सहायक है। क्यों सहायक है? क्योंकि इसे हम संपूर्ण तरीके से धातु और अधातु में विभेद कर सकते हैं, यहाँ जो हमें उपकरण दिए गए हैं उनकी सहायता से। प्रश्न नंबर 6, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दीजिए। उत्तर लिखेंगे, वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये एनसीईआरटी पेज के इम्पोर्टेंट नोट्स में दिए गए हैं, आप याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैसे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारकीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। प्रश्न के अगले भाग के उत्तर में 2 उभयधर्मी ऑक्साइड निम्नलिखित हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, दूसरा जिंक ऑक्साइड ZnO। तो ये 2 उभयधर्मी ऑक्साइड हैं जो अम्लीय और क्षारकीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। 7 नंबर प्रश्न, 2 धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे तथा 2 धातुओं जो ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्रश्न समझ में आ गया होगा। 2 ऐसे धातु का नाम बताना है जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देंगे और 2 ऐसे धातु का नाम बताना है जो नहीं हटा पाएंगे। तो उत्तर होगा 2 धातुओं के नाम निम्नलिखित हैं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देंगे। पहला जिंक और दूसरा आयरन। क्यों होगा? क्योंकि जिंक और आयरन मोर रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन से, इसलिए ये हाइड्रोजन के यौगिक अर्थात अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। 2 ऐसे धातु के नाम निम्नलिखित हैं जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को नहीं हटाएंगे। पहला है सिल्वर, दूसरा है कॉपर। क्योंकि सिल्वर तथा कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव हैं, कम अभिक्रियाशील हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन के यौगिक से अर्थात अम्ल से हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएंगे। प्रश्न नंबर 8, किसी धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में आप एनोड, कैथोड एवं विद्युत अपघट्य किसे बनाएंगे? उत्तर होगा, धातु M के विद्युत अपघटनी परिष्करण में एनोड अशुद्ध धातु को, कैथोड शुद्ध धातु को तथा विद्युत अपघट्य उस धातु के सल्फेट को बनाया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद कर लेंगे। 9 नंबर प्रश्न, प्रत्यूष ने सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर उसे गर्म किया। चित्र के अनुसार एक परख नली को उल्टा करके उसने उत्सर्जित गैस को एकत्र किया। अब यहाँ प्रश्न है, गैस की क्रिया क्या होगी? पहला, सूखे लिटमस पत्र पर। तो हम जानते हैं कि सूखे लिटमस पत्र पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि H+ आयन मौजूद नहीं रहेगा। क्यों H+ आयन मौजूद नहीं रहेगा? क्योंकि यह सूखा हुआ है, इसलिए इसमें जल की मात्रा नहीं होगी। दूसरा है आर्द्र लिटमस पत्र पर। आर्द्र का मतलब होता है नमी वाला। तो आर्द्र लिटमस पत्र पर इसका प्रभाव होगा क्योंकि H+ आयन मौजूद होगा और नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। यहाँ जो सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में गर्म किया गया है, ये सल्फर ऑक्साइड बना देगा हवा में जल के, तो ये अम्लीय होता है। तो इसीलिए अब आर्द्र लिटमस पत्र जो हो गया इस पे इसका प्रभाव होगा और नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। बी नंबर प्रश्न है, ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण निम्नलिखित है। S अर्थात सल्फर प्लस O2 एरो SO2, ये सल्फर ऑक्साइड हो गया।